Hi guys, hello, welcome to Study Lover Sona. Hi guys, hello, good morning all of you. I am Sonali. Welcome to Study Lover Sona. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। ये आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वो एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे संविधान की मांग, किस तरीके से संविधान को मांगा था। तो संविधान का जो इस्टेब्लिश किया गया था, गठन जो किया गया था वो 1934 में किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। संविधान सभा का गठन का जो मांग किया गया था, संविधान सभा का जो गठन का मांग किया गया था वो 1935 में किया गया था। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली, ये जो मांगा गया था वो कब मांगा गया था? 1935 में मांगा गया था। और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली, जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो 23 मार्च 1946 में किया गया था। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। और संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया था वो जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था। फिर संविधान का जो वर्किंग था वो वर्किंग कैसे था? तो पहला बैठक जो हुआ था संविधान में, जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी रूप से टेम्प्रोरी मेंबर जो बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने हुए थे। और परमानेंट परमानेंट मेंबर जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हुए थे। फिर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जिसका प्रस्ताव लाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू लाए थे 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। फिर स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन जो किया गया था वो हम लोगों ने देखा था। इसमें 6 राज्य जो थे वो प्रतिनिधियाँ वो शामिल हुई थी 28 अप्रैल 1947 को शामिल हुई थी। फिर माउंटबेटन योजना लाया गया था भारत में, जिससे भारत और पाकिस्तान का दोनों का विभाजन किया गया था। माउंटबेटन योजना कब लाया गया था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया गया था। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। फिर राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान जो है वो 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को ये एक्सेप्ट किया गया था। फिर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की जो है 8 बड़ी समितियां थी। वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सबका नाम बताएंगे वो कौन कौन सी समितियां बनी थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और फेडरल फेडरल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। और कमेटी फॉर द स्टेट जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समितियां जो बनाई गई थी उनके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम जो समिति बनाई थी, प्रोसीड्यूर रूल्स कमेटी जो बनाई गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 8 सबसे बड़ी समितियां थी और 13 सबसे छोटी समितियां थी। 13 सबसे छोटी समितियां कौन कौन सी थी वो हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति थी, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी जो थी समिति वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर प्रत्यायक समिति के जो थे वो अल्लांदी स्वामी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सदन समिति हाउस कमेटी जो थी वो बी पिटाम्बी सीतारामैया थे। और कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी थे। फिर संविधान सभा के जो कार्य थे उनके जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलकर थे। और ये सब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू ले ली ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आगे एक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये मतलब तो बड़ी अच्छी और बात कही गई है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। मतलब जब कभी भी कोई परेशानियां हो तो इंसान को एक्टिव नहीं होना चाहिए, आगे से कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। जब तक हम अगर आगे से कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक सामने वाला भी है ये एक्टिव नहीं होगा। क्योंकि जब अगर हम वो जैसा रिएक्शन कर रहा है और हम भी उसके क्रिया का प्रतिक्रिया देंगे तभी तो हम दोनों में विवाद चलेगी। और हम जब उसके
जब मतलब उसके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देंगे तो फिर हम दोनों में विवाद ही क्यों चलेगा। तब हम दोनों में विवाद नहीं चलेगा, तो विवाद ना चले उसके लिए हम लोगों को शांत रहनी चाहिए, ताकि ताकि कोई बात जो है वो आगे ना बढ़े। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। मीन्स संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, ये थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, हमारा जो भारत का संविधान है वो विश्व का, पूरे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। पहले 1949 के संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, तो 395 आर्टिकल्स थे, और पार्ट्स कितने थे, भाग कितने थे, 25 भाग थे, और शेड्यूल्स जो थे वो 12 शेड्यूल्स थे। आज प्रेजेंट एट मतलब वर्तमान में जो है वो 395 आर्टिकल्स है, और पार्ट्स जो है वो 22 पार्ट्स है, और शेड्यूल्स जो है वो 8 शेड्यूल्स है, जो कि हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। मैं आगे थोड़ा सा और बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो है क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इससे आने वाले होते हैं एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा लेक्चर को अच्छे से टकटकी लगा के देखिएगा, ताकि आगे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, पीछे जो है प्रीवियस जो पीछे का वीडियो है वो देखेंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पार्ट फर्स्ट में ये कहा गया है कि द यूनियंस एंड इट्स टेरिटरी, ये जो आर्टिकल्स 1 से 4 तक में दिया गया है, 1 से 4 तक में ये आर्टिकल्स में आपका दिया गया है। मीन्स ये हुआ कि जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है, ये पार्ट 1 में आता है। इस क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस पार्ट्स में आता है, किस भाग में आते हैं, 1 2 3 4। तो आपको 1 में टिक करना है। और किस आर्टिकल्स में आते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 1 से 4, फिर है 5 से 6, 1 से 3, फिर है 12 से 35। तो आपको 1 से 4 में टिक करना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप कहाँ से आया है, तो सिटीजनशिप जो है आपका नागरिकता जो है वो 5 से 11 के बीच जो है, आर्टिकल्स 5 से 11 के बीच में आता है। ये एक चैप्टर है, आप लोगों को मैं जैसे जैसे आगे वीडियो आते जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। ठीक है, ये पार्ट 3 में जो है आपका फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। मीन्स हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जो है जो इंडिया में रह रहा है सिटीजन्स, उन लोगों के लिए है, और एक जो बाहर से मतलब जो विदेशी नागरिक होते हैं उन लोगों को भी दिया गया है। जैसे कि अब यहाँ पे कोई वो अपराध कर देते हैं तो जो इंडियन को दिया जाएगा पनिश्ड, वो विदेशी लोगों को भी पनिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स आता है किसमें, 12 से 35 में। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रिपल अगर स्टार्ट लगा ले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल्स 4 में आते हैं। आर्टिकल्स 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो मैं बार बार पहले बताती थी कि जो भी योजनाएं निकल के आती है वो इसी से आती है, डीपीएसपी से आती है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। ये 36 से 51 के अंदर आते हैं। ये सरकार जितनी भी योजना निकालती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी कोरोना में कोविड फतह योजना निकाला गया था, राज्य भी अपना स्कीम जो होती है वो अलग से निकालती है, केंद्र सरकार भी अपना स्कीम अलग से निकालती है। तो राज्य सरकार जो निकाल रही है वो स्कीम वो विधानसभा से निकालती है, और जो केंद्र सरकार निकाल रही है वो लोकसभा से निकालती है। वो संसद जब पास करता है तब वो पूरे देश में मतलब हमारे भारत देश में लागू होता है। तो जो विधानसभा ला रही है वो केंद्र सरकार नहीं, बल्कि वो राज्य सरकार लाती है। राज्य सरकार किस सूची के अंदर से बनाती है, किस सूची से लेके आती है, तो वो लाती है आपका स्टेट लिस्ट। मैं वो बता दी थी कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये सब 3 लिस्ट है। ये 3 लिस्ट कहाँ से आई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बात मैं और हाँ बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप मुझे उसका रीज़न बता दो ना कि क्यों पसंद नहीं आता है। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूँगी। ये मतलब डिसलाइक करने का क्या बात है, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप मत देखो ना मेरा वीडियो। उससे अच्छा है कि बच्चों को डिमोटिवेशन हो जाएगा ना, वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब वो लोग को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जिनको नहीं पसंद आता वो वीडियो ना देखे मेरा। ठीक है, अब आगे मैं बता देती हूँ
फोर्थ ए में है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया गया है। फंडामेंटल, जब हम लोगों को राइट दिया गया है तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती है। अगर हमें कहीं अधिकार दिया गया है तो वहाँ पे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिसको मूल्य कर्तव्य कहा गया है। वो हमारा 15A में है, वो हमारा 15A में है, ठीक है। वो 15A में है जो हमारा, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और 5 में पार्ट आर्टिकल्स 5 में कहा गया है यूनियन गवर्नमेंट, जो आपका 52 से 151 में है, उसमें भी है। इसमें जो है कई सारे चैप्टर है, ठीक है। वो चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे कि आपका द एग्जीक्यूटिव हो गया, चैप्टर 1 में आता है जो 52 से 178 में है। फिर चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में आपका पार्लियामेंट है, 79 से 122 है। चैप्टर 3 में आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पावर क्या होते हैं, प्रेसिडेंट जो शपथ ले रहा है वो कैसे ले रहे हैं, उनको कौन दिला रहा है शपथ, उसकी पद क्या है, उनके ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस तरीके से लगाया जाता है, किस आर्टिकल्स के अंदर लगाया जाता है। ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पर हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन प्रेसिडेंट से पूछा जाता है। प्रेसिडेंट में आप ट्रिपल स्टार लगा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे पूछा ही जाता है कि प्रेसिडेंट का जब महाभियोग चलाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है। आपका जो है ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ये मैं प्रेसिडेंट के चैप्टर में आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगी। तो ये आपका 123 के अंदर आता है। चैप्टर 4 है इसका द यूनियन जुडिशरी, ये 124 से 147 के अंदर आता है। फिर आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में है कंप्ट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है आपका 148 से 151 तक में आता है। और आपका आर्टिकल्स का जो पार्ट्स है वो आपका 6 है। 6 में है द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो मतलब जो राज्य सरकार होती है वो राज्य सरकार किस तरीके से कार्य करती है। फिर है आपका, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं। जनरल है, जनरल हो गया आपका, मतलब साधारण हो गए। और इसके अंदर कार्यपालिकाएं होती है, राज्य का विधानमंडल होता है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ होती है। फिर राज्यों की उच्च न्यायालय होती है, वो अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय। सबसे पहले कौन आता है आपका, सबसे पहले आपका आता है आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही आपका अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है। अगर आपकी कोई भी मतलब अधिकार का हनन होता है या कुछ भी मतलब आपको शिकायत लेके जाना होता है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, अगर वहाँ पे सुनवाई हो रहा है, अगर वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया तो आप जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में तो सुनवाई वहाँ पे होना ही होना है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, होगा ही होगा। जब ये नहीं मतलब इसके बस से जब बाहर हो जाती है तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है। और लास्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि वहाँ से हम लोगों को न्याय दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आवेदन किए जाते हैं वो इंग्लिश में किए जाते हैं, वहाँ पे हिंदी में नहीं होता है। जितने भी होते ही है एडवोकेट्स होते हैं वो सब उनके द्वारा किया जाता है। इसके आगे अब हम लोग देख लेते हैं। फिर है यहाँ पे चैप्टर 2 में द एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। 153 से 167 के अंदर आता है। फिर है चैप्टर 2 में द स्टेट लेजिस्लेटिव में से राज्य के विधानमंडल, जो राज्य के विधानमंडल होते हैं वो आर्टिकल्स 168 से 212 के अंदर आता है। फिर है आपका चैप्टर 4 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नमेंट्स में से राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ होती है, उनके बारे में पढ़ना। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनके ऊपर भी महाभियोग लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता, उनकी पावर क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है, ये हम लोगों को 213 में पढ़ना है। फिर चैप्टर 5 आता है। चैप्टर 5 में द हाई कोर्ट्स में से हाई कोर्ट जो है आपका राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर द सबऑर्डिनेट आपका अधीनस्थ न्यायालय होता है जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। हाई कोर्ट जो है वो 214 से 232 तक है। और सब ऑर्डिनेट जो है वो 233 से 237 के बीच आता है। फिर है आपका आर्टिकल्स 7th के अंदर है।
सॉरी, ये यहाँ पे जो है ना 8 होगा, ये 8 होगा, ये एक और 8 होगा, ठीक है। ये जो है ना, ये 8 में आते हैं। पार्ट 8 में जो है आपका वो यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ना है, में संघ राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल्स 239 से 242 के बीच आता है। फिर है पार्ट्स 9 में आपको पंचायती राज क्षेत्र है। पंचायती राज क्षेत्र कहाँ से आए, किस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके वो लाया गया है। 243 से 243 ये ओ के बीच इसका अमेंडमेंट किया गया था, और यहीं से आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। इसकी क्या क्या मतलब पंचायत में होती है, इसकी कितनी शक्तियाँ हैं, और ये किस लेवल पे बनाया गया, कब बनाया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके ये बनाया गया है, ये सब का एक चैप्टर है जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। फिर ये आर्टिकल्स 9 के अंदर आपका म्यूनसिपलिटीज़ आता है, जो निगम होती है, नगर निगम होती है, वो नगर निगम के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। इसमें बस एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये जो है 243 पी से 243 जेड जी तक आर्टिकल्स के अंदर ये आता है। फिर है आपका 9th बी है, 9th बी द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 243 जेड एच से 243 जेड टी तक पढ़ना है। और फिर है आपका 10th में आपका द शेड्यूल्स एंड द ट्रिबल्स एरिया। द शेड्यूल्स एंड द ट्रिबल एरिया मीन्स अनुसूचित जनजातियाँ जो होती है, वो आपका 10th में आता है। आर्टिकल्स 10 में है, सॉरी भाग आपका 10 में है, और आर्टिकल्स जो है 244 से 244 ए तक पढ़ना है। फिर आपका भाग 11 में जो है रिलेशन बिटवीन द यूनियंस एंड स्टेट और यूनियन के बीच, मीन्स केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या है, वो आर्टिकल्स 245 से 263 के बीच पढ़ना है, जिसमें एक चैप्टर है। इसमें भी मतलब ये भाग 11th को भी बांट दिया गया है चैप्टर वाइज। जैसे चैप्टर 1 में आपका फाइनेंस पढ़ना है, वित्त के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में बोरिंग है, मीन्स ऋण लेना, अगर किसी राज्य को कोई मुसीबत आती है तो वो केंद्र से ऋण ले सकता है या नहीं ले सकता है, लेता है वो किस आर्टिकल से लेता है, कैसे लेता है, क्यों लेता है। जैसे कि अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत सारे राज्य को मतलब पैसे घट गए थे, पैसे लेना था तो वो केंद्र से पैसा लिया था। तो वो जो पैसा ले रहा है, अगर आज हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे बिहार राज्य में बिहार को अगर पैसा लेना है केंद्र से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आज बिहार ले रहा है तो तुरंत में 27 राज्य आकर के बोले कि हाँ तुम अगर बिहार को दे रहे हो कर्ज तो मुझे भी दो। तो वो ये नहीं होता है। जिस राज्य में कमी है, जिस राज्य में कमी है ये वो ले सकता है, उसके देखा देखी तुरंत वो नहीं ले सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 3rd चैप्टर में है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, लिबेलिटीज़, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, ठीक है। ये सब जो आपको पढ़ना है वो जो है आर्टिकल्स किसके अंदर आता है, 294 से 300 तक में अंदर आता है। पहले हम लोगों का जो था 7 मूल अधिकार था, उसमें जो है प्रॉपर्टी राइट्स जो थे, संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को अमेंडमेंट कर करके वो आर्टिकल्स 300 ए के अंदर रख दिया गया था, जो कि प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया है, ठीक है। वो वहाँ से हटा दिया गया। अभी एट प्रेजेंट में हमारा कितना मूल अधिकार है, तो हमारा मूल अधिकार सिर्फ 6 ही बचा हुआ है। तो 6 है। ये 6 अधिकार क्या क्या हैं वो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगी, ठीक है। ट्रेड है, कॉमर्शियल है एंड इंटरकोर्सेज है विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आपको आर्टिकल्स 301 से 307 के अंदर आती है। फिर है आपका भाग 14 में है आपका सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड इट्स ए स्टेट। ये 308 से 323 तक के बीच आती है, आर्टिकल्स 308 से 323 के बीच आती है। ये सब आप लोग थोड़ा सा। फिर है आपका चैप्टर 1 में सर्विसेज के बारे में है। सर्विसेज जो है आपका वो आर्टिकल 308 से 314 के अंदर आती है। पब्लिक सर्विसेज कमीशन 315 से 323 पर। ये पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, तो ये जो है आपका जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस आर्टिकल्स के अंदर है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका 315 से 323 के अंदर आता है। फिर है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किसके अंदर आता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर है यहाँ पे आर्टिकल्स 14A में जो है वो
ट्रिब्यूनल्स मिस हो गया आपका अधिकरण के बारे में कहा गया है, जो 323 ए से 323 बी के आर्टिकल्स में आता है। फिर इलेक्शन में निर्वाचन होता है, वो आपका किस भाग में है, तो भाग 15 में है। भाग 15 में आपका निर्वाचन आता है, जो आर्टिकल्स 324 से 329 ए के अंदर आता है। फिर आर्टिकल्स आपका स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये आपका भाग किस भाग में है, तो ये 16 भाग में आता है, 16 भाग में है और आर्टिकल 323 से 342 के अंदर आता है। फिर भाग आपका है ऑफिशियल लैंग्वेज, चैप्टर 1 में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हमारे भारत में कितने लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, अभी कितने लैंग्वेजेस हैं, तो हमारे भारत में अभी 22 लैंग्वेज है। कौन कौन सा लैंग्वेज है वो भी मैं बता देती हूँ। फिर आपका रीजनल लैंग्वेज मीन्स हो गया आपका आपका जो लैंग्वेज होते हैं, ये राज्य भाषाएं होती हैं। राज्य भाषा जो अपना राज्य का भाषा है वो अपना भाषा को बना सकता है। जैसे कि तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु ने कौन सा लैंग्वेज को अपनाया है, तमिल लैंग्वेज को अपनाया है। फिर आपका कर्नाटक, केरल, ये सब जो आपका दक्षिण भारत में अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं वहाँ पे। ये आपका रीजनल लैंग्वेज जो है 345 से 347 के अंदर है। फिर लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन, जो लैंग्वेज आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है वो आर्टिकल 348 से 349 के अंदर आता है। एक स्पेशल डायरेक्टिव्स है वो आपका 350 से 351 के अंदर आता है। इमरजेंसी प्रोविजन से आपातकाल जो लगाया जाता है वो किस आपातकाल लगाया जाता है, वो आर्टिकल 352 से 360 के अंदर पढ़ना है। फिर आपका मिसलेनियस जो है वो आपका 361 से 366 के अंदर पढ़ना है। फिर आपका भाग 20 में कहा गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, वो आर्टिकल्स 367 के द्वारा किया जाता है, मतलब 368 के द्वारा। अब है आपका भाग 21 में है टेम्प्रोरी एंड स्पेशल प्रोविजंस, जो है आपका 369 से 392 के अंदर पढ़ना है। फिर है आपका 22वां भाग, लास्ट आपका 22वां भाग है शॉर्ट टाइटल्स कमर्समेंट ऑथोराइटिव्स टेक्स्ट इन हिंदी, ये रिपीट्स, ये आपका जो है 393 टू 395 के अंदर आता है। ये इतनी सारी आर्टिकल्स जो है ये शॉर्ट में दी गई है, लेकिन इसके अंदर भी और भी कितने कितने से राइट्स है, ये सब जो है आगे आपको एक चैप्टर बनाया गया है। ये जितनी भी है ना वो, ये मैं आपको पार्ट्स बताई हूँ। अभी कितने पार्ट्स है, तो 22 पार्ट्स है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारा उस टाइम जो है वो 25 भाग था, और अभी अनुसूचियाँ जो वो शेड्यूल्स जो है वो अभी 8 है। उस टाइम जो था वो 12 है, लेकिन हम लोगों को 8 नहीं अभी 12 पढ़ना है। 12 के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहला जो शेड्यूल्स है, द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर गिवन बिलो। जो पहला शेड्यूल्स में है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरीज जुरिडिक्शंस, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो राज्य का नाम होता है, उनका न्यायिक क्षेत्र जो होता है वो जो है वो शेड्यूल 1 में आता है। वो किस में आता है, वो शेड्यूल 1 में आता है। जो राज्य होते हैं, राज्य के नाम जो होते हैं, उनको उनको मतलब उस राज्य को बढ़ाया जाता है, उस राज्य को घटाया जाता है। उसकी जो क्षेत्र होती है उस क्षेत्र को भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना को बनाया गया, तो ये आर्टिकल्स किस आर्टिकल से लिया गया होगा, तो ये आर्टिकल्स 1 से लिया गया था। मतलब आप किसी भी राज्य को बड़ा कर सकते हैं, किसी भी राज्य को छोटा कर सकते हैं। वह किसी भी राज्य में दूसरे राज्य को आप जोड़ सकते हैं, उसके क्षेत्र को आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जो है ये सब आपका आर्टिकल्स 1 से 4 के बीच आता है। और किस सूची में आता है, तो ये पहला शेड्यूल में आता है, प्रथम अनुसूची में आता है। ये संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उसकी सीमाएं जो होती है उसमें परिवर्तन जो किया जाता है वो पहले अनुसूची में आता है। फिर है दूसरा अनुसूची जो है वो नेम्स ऑफ द यूनियंस टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। सेकेंड शेड्यूल में देखना है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द
एम्यूलमेंट्स है, अलाउंस है एंड प्रिविलेज हैज़ एंड सो ऑन। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, जो प्रेसिडेंट है मतलब भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो आपका शेड्यूल 1 में है, मतलब उनकी जो वेतन है, उनकी जो जो पद है, जो उनकी सीमाएं हैं, वो सब आपका अनुसूची 2 में आती है। फिर आपका द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जो मतलब राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके बारे में जो है वो भी शेड्यूल 2 में दिया गया है। लोकसभा के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वो भी आपका शेड्यूल 2 में है। फिर राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, वो आपका भी शेड्यूल 2 में दिया गया है। मतलब ये सब जो है आपका शेड्यूल 2 में आता है। राज्य के विधानसभा के जो अध्यक्ष है, राज्य के जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अभी आपका शेड्यूल 2 में आता है। शेड्यूल 2 में आपका जो है वो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्य के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं। फिर भारत के नियंत्रित और महालेखाकरण जो होते हैं वो सब आपका शेड्यूल 2 में आपका दिया गया है। ठीक है। शेड्यूल 2 में दिया गया है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। शेड्यूल 3 में दिया है फॉर्म्स ऑफ द अदर अफर्मेटिव्स फॉर्म, जो मतलब ये संघ के जो मंत्री होते हैं उनके बारे में आपका शेड्यूल 3 में दिया गया है। फिर संसद के लिए जो भी निर्वाचन किया जाता है वो भी आपका शेड्यूल 3 में है। संसद के सदस्य अगर बनना है तो वो आपका शेड्यूल 3 में है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं, राज्य मंत्री है, फिर राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो होते हैं वो शेड्यूल 3 में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो सब आपका शेड्यूल 3 में देखा गया है। वो सब आपका द यूनियन मिनिस्टर है एंड द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, द कंप्यूटरल्स द द कंप्यूटरल्स ऑफ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। द स्टेट मिनिस्टर्स है, द कैंडिडेट्स ऑफ द इलेक्शंस, द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है। फिर है द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, द जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, वो अनुसूची 3 के अंदर आती है। फिर है फोर्थ शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल में आपको देखना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो राज्यसभा सीटें का जो किया जाता है वो देखना है आपको। राज्य जो परिषद होती है उनके अंदर भी जो राज्य में केंद्र सरकार होती है, राज्य में भी सरकार होती है, केंद्र में भी सरकार होती है, तो ये दोनों में तो सीएम बनाया गया, पीएम बनाया गया, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके ऊपर कौन नियंत्रण करेगा? उनके ऊपर डायरेक्ट नियंत्रण जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। उनके ऊपर जो डायरेक्ट नियंत्रण किया जाता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण किया जाता है। फिर है अनुसूचित 5 में आपको पढ़ना है अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र के लिए जो प्रशासन है, जो नियंत्रण है, उनके बारे में आपको देखा गया है अनुसूचित 5 में, मतलब शेड्यूल 5 में ये देखा गया है। ठीक है। फिर अनुसूचित 6 में जो है आपका छठी शेड्यूल्स जो है 6 शेड्यूल जो है उसमें आपको देखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य जो है इस सब के लिए जनजातीय क्षेत्र में अलग से प्रशासन बनाया गया है। हमारे बिहार में अलग प्रशासन होते हैं, तो जो हमारा राज्य है, राज्य में एक ही प्रशासन होगा, जो इनकी कानून होती है, जो इनके क्षेत्र होते हैं वो एक ही प्रशासन होगा। लेकिन ये सब जो आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा कहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा मैप में बता देती हूँ। ये आपका मैप हो गया। इस मैप में आपका असम आता है, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, ये सब जो आपके आते हैं, ये इस क्षेत्र में जो है जो भी नियंत्रण होता है वो किस अनुसूची के अंदर है, तो 6 शेड्यूल के अंदर आपका इसमें जो भी प्रशासन व्यवस्था होगी वो 6 शेड्यूल से किया जाएगा। और ये किस आर्टिकल से, 244 से 275 आर्टिकल्स के अंदर आता है। फिर 7वां शेड्यूल जो है वो आपका संघ सूची जो निकला हुआ है, मीन्स जो संघ सूची है, जो राज्य सूची है, जो समवर्ती सूची है, इसके विषय में राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया है, राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया है, डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन टर्म ऑफ लिस्ट, जो है आपका यूनियन लिस्ट है,
यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अभी एट प्रेजेंट में 97 इसमें विषय है, 66 विषय है आपका स्टेट लिस्ट में है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आपका 47। मैं बताई थी कि यूनियन लिस्ट में जो कानून बनाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, और स्टेट लिस्ट में जो आपका कानून बनाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, यहाँ पे टी छूट गया था, ठीक है, वो जो कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें जो भी कानून बनाई जाती है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिल के बनाती है। सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट जो वो मिल करके कॉन्करेंट लिस्ट में बनाती है ये। फिर आपका 8वां शेड्यूल जो है, 8वां शेड्यूल में इसमें संविधान के द्वारा जो भी भाषाएं प्राप्त की गई है वो सब भाषाएं जो आपका 8 शेड्यूल में, ये 8 शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी हो या एसएससी हो या फिर रेलवे हो। रेलवे में तो इस बार पूछा ही गया था ये। तो इसमें अभी जो एट प्रेजेंट जो है वो कितनी भाषाएं, अभी इसमें जो है 22 भाषाएं जो है अभी इसमें किया गया है सम्मिलित। जो 22 भाषाएं वो कौन कौन सी भाषा है आपका? असमिया, बंगला, बोडी, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, ये सब भाषाएं जो है आपका 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है इसका जो है संशोधन किया गया था, संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। और फिर जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम हम जो 1992 जो है उसको संशोधन कर करके इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसमें जो है आपका बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली और संथाली, ये सब भाषा को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संशोधन करके। लेकिन 92 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किस किस भाषा को जोड़ा गया था? तो उड़िया को जोड़ दिया गया था, उड़िया को जोड़ा गया था। और उड़िया जो है वो उड़िया का भाषा जो है वो उड़िया भाषा पहले बोला जाता था, वो उड़िया भाषा जो है पहले, अभी उड़िया को बदल करके 2011 में बदला गया है। वो उसको क्या कर दिया गया है? अभी उड़ीसा कर दिया गया है। क्या किया गया? उड़ीसा कर दिया। ये कब किया गया है? 2011 में किया गया था। 9वीं जो है आपका मतलब 9 शेड्यूल है, 9 शेड्यूल में जो है आपका भूमि सुधार होता है, जमींदारी प्रणाली के संबंधित में जो राज्य विधानमंडल है और अन्य सभी संबंधित संसद से अधिनियम और विनिमय जो करती है वो सब आपका दिया गया है। मतलब जो भी आपका रिफॉर्म होता है, लैंड रिफॉर्म जो होती है, ये तो आपका 22 भाषा हो गया। फिर आपका 9th शेड्यूल है आपका एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द रिकोनाइज जमींदारी सिस्टम एंड द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स। भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे जो टैक्स देते हैं, फिर रेलवे से जो पैसे आते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती है उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वर्क्स होते हैं, उनके आदेश का जो भी शामिल किया गया है वो 9th शेड्यूल में किया गया है। 1951 में जो पहले मंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको संशोधन करके लाया था, ठीक है। फिर 10th शेड्यूल में आपका है आपका प्रोविजंस रिलेटिंग ऑफ द टू द disqualifications of the members of parliaments and state legislature on the ground of the defections. This schedules was added by the 52 amendment of 1985। मतलब ये कहा गया है कि जो आपका 10th शेड्यूल जो है वो कब ऐड किया गया था? तो ये जो है आपका 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसको जो है ऐड किया गया था। जो भी संसद के सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उसके लिए विरोधी दोष का प्रावधान किया गया है। जैसे कि आपका राष्ट्रपति जो है आपका पद पे रहते हुए अगर कोई अपराध करते हैं तो वो उस समय उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब वो अपने पद से हट जाएंगे तब 2 महीना पहले उनको सिर्फ एक नोटिस भेजा जाता है कि आपने ये अपराध किया है। बट वो जब तक अपने पद पे बने हुए तब तक उनको कोई भी जो है आरोपित घोषित नहीं किया जाएगा। और हाँ, जो भी वो देश के लिए नीति ला रहे हैं, योजनाएं ला रही हैं, वो उनके लिए जवाबदेही नहीं होगी, ना कोर्ट को होगी, ना आम जनता को होगी, ना कार्यपालिका, ना न्यायपालिका, किसी को भी जो है वो जवाबदेही नहीं होगी। तो आपका ये आता है 10th शेड्यूल में। फिर आपका 11th शेड्यूल में जो है पंचायत की शक्तियाँ हैं, पंचायत की शक्तियाँ, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती है, ये अनुसूचित के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था?
11 शेड्यूल को कब जोड़ा गया था? तो ये जो है आपको वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको जोड़ा गया था। फिर है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की क्या शक्तियाँ हैं, फिर उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ये जो है आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था ये आपका? ये जोड़ा गया था आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।